मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कंप्लीटेड बुक्स ऑफ रीजनिंग, राजधानी कोचिंग में आज आपने बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मॉक टेस्ट 14 जो दिया था उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस के डिस्कशंस के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो समय को व्यतीत किए बने हम रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारीकियों को समझे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि रैंकिंग पर आधारित है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, इसे हमें ज्ञात करना है। हम यहां पे बताना चाहेंगे कि रैंकिंग पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ये न्यूमरल रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है और एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आधारित होते हैं। यहां पे बताया जा रहा है कि अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर है और दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लेटर हैं, हम यहां पे बताना चाहेंगे कि यदि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लिया जाए कि ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लिया जाए कि ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि बाएं से एवं दाएं से ये मान लिया जाए कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ही कंडीशन जारी किया जा रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बाएं से एवं दाएं से दो अलग अलग या समान क्रमांक व्यक्त किए गए हों तो टोटल निकालने का कंसेप्ट क्या है कि दोनों ओर से दिए गए क्रमांकों का योग करके एक हमें घटा देना है। अगर यहां पे हमें बताया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर बराबर आपको क्या करना है, जो लेफ्ट से दिया गया है मान और जो राइट से दिया गया मान है, दोनों मान को आप जोड़ दें और -1 कर दें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सवाल यह उत्पन्न होता है कि आप सोच रहे होंगे कि यहां पे हमने -1 क्यों किया। तो यहां पे बताना चाहेंगे कि यदि आपने इसी पोजीशन को लेफ्ट साइड से 5th पे जब आपने काउंट कर लिया और इस पोजीशन को ही अगर हम फ्रॉम राइट 12th ले रहे हैं तो एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट नहीं किया जा सकता। अगर आप इधर से 5 काउंट कर ले रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि इधर 12 नहीं बल्कि आपको इधर पे 11 लेना पड़ेगा। तो सिंपल इसका कंसेप्ट है कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट दो अलग अलग या समान क्रमांक, अगर यहाँ पे समान क्रमांक भी दिया गया होता तो यही होता, यदि अलग अलग क्रमांक भी दिया गया है तो क्या करना है, दोनों क्रमांकों को जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। और हमने बताया एक इसलिए घटाया जाता है कि एक ही पोजीशन को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते। अगर मैंने इसको 5 के रूप में काउंट कर लिया, पुनः ये अगर 12 के रूप में आप काउंट करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाएगा एक ही पोजीशन, इसलिए घटा दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहां पे 5 + 12 और -1 कर देना है। तो क्या हो जाएगा मेरा रिजल्ट 16th। इसका अभिप्राय है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बी। क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन में जैसा कि आप जानते हैं 2 टाइप्स के प्रॉब्लम राइज की जाते हैं, एक स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन एंड इक्वेशनल ब्लड रिलेशन। तो हमारा दिया गया जो प्रश्न है वह स्टेटमेंटल ब्लड रिलेशन पे आधारित है। यहाँ पे रिश्ते की कड़ी दी गई है और हमें निकालना है कि वह महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है। प्रश्न दिया जा रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। अर्थात ये महिला जो है जिसकी ओर वो इंगित कर रहा है वह साइमन की कौन लगती है,
इस बात का हमें निर्धारण करना है। तो सिंपल है, एक महिला की ओर मान लिया जाए कि यहां पे ये महिला है और महिला की ओर इंडिकेट करते हुए साइमन इंडिकेट कर रहा है, और साइमन इंडिकेट करते हुए क्या कह रहा है कि ये जो महिला है, इस महिला के बारे में साइमन कह रहा है कि यह जो महिला है मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। साइमन के पिता की एकमात्र बहन की कहने करते कि साइमन के पिता और पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र बहन, कहने का अभिप्राय है कि पिता की एकमात्र बहन बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि पिता की एकमात्र बहन अर्थात ये साइमन की फुआ है, ये साइमन की फुआ है। कह रहा है प्रश्न में कि एक महिला की ओर इंडिकेट करते हुए, एक महिला की ओर इंडिकेट करते हुए साइमन कह रहा है कि यह जो महिला है मेरे पिता, अर्थात साइमन अपने पिता की बात कर रहा है कि मेरे पिता की एकमात्र बहन, तो आपके पिता की एकमात्र बहन क्या कहलाएगी, फुआ कहलाएगी। तो साइमन के पिता की एकमात्र बहन अर्थात साइमन की फुआ। अब फुआ की ये कौन लगती है, फुआ की ये पुत्री है। तो सिंपल है कि आपके फुआ की जो पुत्री होगी वो आपकी कौन होगी, तो सिंपल है कि फुआ की पुत्री बराबर हम लोग कह सकते हैं फुफेरी बहन, अर्थात वह महिला नहीं, हाँ वह महिला साइमन से किस प्रकार से संबंधित है, तो वह महिला साइमन की कौन है, फुफेरी बहन है। क्योंकि आपसे कहा गया कि महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो पिता के एकमात्र बहन की पुत्री बराबर फुआ होता है, और फुआ की जो बेटी होती है, फुआ की बेटी को क्या कहेंगे, फुफेरी बहन कहेंगे। यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि यदि ये फुफेरी बहन है, अगर आपसे पूछा गया होता कि साइमन कौन है, तो आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि फुफेरा और ममेरा एक दूसरे का रिवर्स होता है। अगर ये फुफेरी बहन है और साइमन के बारे में अगर पूछ दिया गया होता तो आप क्या कहते, ये ममेरा भाई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डिजिटल कोडिंग पे आधारित है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यह डिजिटल कोडिंग पर आधारित है। यहाँ पे दिया क्या जा रहा है कि यदि a बराबर 1, ACT बराबर 24 एंड फैट, तो फैट बराबर व्हाट। सिंपल है कि a का अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 होता है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, डिनोट किया गया है। लेकिन ACT को 24 कैसे लिखा गया है, इसको फॉलो अप करते हुए हमें इसका ऑब्जर्वेशन करते हुए फैट का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कुछ नहीं किया गया है, अल्फाबेटिकल वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। A का 1, C का 3, T का 20। अगर 1 + 3 + 20 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा मान क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ACT को कोड करने के क्रम में ACT में प्रयुक्त प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला क्रमांकित मान के योग को 24 के रूप में यहाँ पे निरूपित किया गया है। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से हमें फैट को क्या कहेंगे, फैट का क्या मान होगा, अगर ये रिप्रेजेंट करना है तो फैट में प्रयुक्त प्रत्येक लेटर के मान को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि F6 होता है, A1 होता है, T20 होता है। अगर इसे हम ऐड करते हैं तो 6 + 1 + 20 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 27। इसलिए हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर सी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि यदि बीते कल से पहले दिन, परसों बुधवार था, तो रविवार कब होगा। कहा जा रहा है इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज वेडनेसडे, व्हेन विल इट बी संडे। कहा जा रहा है कि यदि बीते कल से पहले, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो है हमारा, ये आज है, और हम बताना चाहेंगे कि आज ही हमारे आने वाले कल या बीते हुए कल का निर्धारक होता है। ये यदि आज है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बीता कल हो जाएगा।
यहां पे कहा जा रहा है इफ डे बिफोर यस्टरडे, बीते कल के पहले, तो ये बीता कल हुआ तो अगला जो है बीता परसों होगा। कहने का अर्थ है कि ये हमारा बीता परसों कहलाएगा, ये बीता परसों हो गया। क्योंकि अगर इधर चलते हैं एलएचएस पे चलते हैं तो ये बीता कल, दैट इज द यस्टरडे, डेज बिफोर यस्टरडे। एंड आरएचएस पे अगर चलते हैं तो ये हमारा टुडे, टुमारो, डेज आफ्टर टुमारो, 2 डेज आफ्टर टुमारो। कहने का अर्थ है कि हम लोग जनरली आज कल परसों, जनरली आज कल परसों करते हैं क्या? ऐसा नहीं, आज कल परसों तरसों मरसों सरसों जरसों बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2-3 स्टेप लेते हैं। इंग्लिश में अगर कहें तो ये टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, डेज बिफोर यस्टरडे हो गया। आगे और बढ़ते हैं तो 2 डेज बिफोर यस्टरडे होता। तो अगर इधर चलते हैं आज के आरएचएस पे जब हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये टुडे हो गया, ये टुमारो हो गया, डेज आफ्टर टुमारो हो गया। तो यहां पे मेरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि बीते कल से पहले परसों, ये बीता कल हुआ, ये बीता परसों हो गया। कहने का अर्थ है बीता परसों हुआ, आने वाला नहीं है, बीता है, ये परसों बीत चुका है। ये परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये हमारा वेडनेसडे था, ये हमारा वेडनेसडे था। तो संडे कब आएगा, संडे कब आएगा? तो यहाँ पे देखिए वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, ये हमारा फ्राइडे हो गया। कहने का अभिप्राय आज फ्राइडे है, तो यहाँ पे जो मेरा कल होगा, ये कल जो होगा दैट इज द टुमारो जो होगा, ये सैटरडे हो जाएगा। और उसके बाद आज कल, यहाँ पे फिर परसों, ये कौन सा परसों है? तो ये आने वाला परसों है। तो ये जो परसों होगा, जिसके कहने का अभिप्राय ये टुडे हो गया, टुमारो हो गया, डेज आफ्टर टुमारो हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संडे कहलाएगा। तो हमने जैसा कि बताया कि आज ही हमारे बीते कल या बीतो परसों या आने वाले कल या आने वाले परसों का निर्धारक होता है। यदि हम टुडे को पहचान ले कि टुडे क्या है, या बिफोर या आफ्टर, जो भी अगर किसी भी के बारे में अगर डेटा दे दिया गया हो तो उसके आधार पे हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को बना सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, प्रश्न में बोला गया था कि बीते कल से पहले, दैट इज द परसों, डेज बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले बुधवार है तो संडे कब पड़ेगा? तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ये परसों जो बताया जा रहा है ये बुधवार हो गया। बीता कल हमारा क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। तो अर्थात आज हमारा क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। तो कल पे जाएंगे, जो आने वाला कल है वो हमारा सैटरडे पड़ रहा है, तो उसके ठीक बाद दैट इज द परसों, तो हमारा संडे पड़ेगा। तो यहाँ कहने का अभिप्राय है कि यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब पड़ेगा? तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि आने वाले कल के अगले दिन, द डे आफ्टर टुमारो। देखिए ये हो गया आपका टुमारो, और उसके ठीक बाद दैट इज द, इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। क्योंकि टुमारो के ठीक बाद वाला जो दिन पड़ रहा है वो आपका संडे पड़ेगा। क्लियर? हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हम देख रहे हैं, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है किंतु हरी मीनू से छोटी है, तो सबसे छोटा कौन है? जनरली हम बताना चाहेंगे कि ये जो प्रश्न है ये आपका कंपैरेबल रैंकिंग पर आधारित है। रैंकिंग में जैसा कि आपको ज्ञात हो, बताना चाहेंगे कि रैंकिंग में 2 प्रकार से प्रश्न रैंक किए जाते हैं। प्रश्नों के प्रारूप के आधार पे अगर रैंकिंग के प्रश्नों को क्लासिफाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो हम रैंकिंग के प्रश्नों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो होता है वो न्यूमरल रैंकिंग होता है, जिसमें कि आंकिक डेटा दिए गए होते हैं, आंकिक आंकड़े दिए गए होते हैं। जबकि दूसरा जो रैंकिंग है ये कंपैरेबल रैंकिंग है। तो जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं, या बहुत सारी बुक्स या मैगजीन में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ऐसे करके उछल कूद करते हैं बंदर जैसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है। आप इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, मैथमेटिकल साइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दीजिए,
इजी वे से आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। इस प्रकार से बंदर की तरह उछल कूद करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ऐसे वही लोग करते हैं जिसे मैथमेटिकल कंसेप्ट, जिसको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है। तो हम चलते हैं कि कैसे इस प्रकार के प्रश्न को हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्लस यहां पे ये बात भी बताना चाहेंगे कि जब भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे तो वन वे रिप्रेजेंट कीजिएगा। आपने ट्रैफिक देखा होगा, तो ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए क्या किया जाता है कि वन वे ट्रैफिक किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर एक ही ट्रैफिक पे दोनों ओर से गाड़ी चला दी जाए तो क्या हो जाएगा? जाम लग जाएगा, स्मूथली ट्रैफिक नहीं होगा। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से जब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो डोंट मूव द साइन बोथ साइड। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के तहत ग्रेटर देन एंड लेस देन के बारे में आपने सुना होगा। ग्रेटर देन का ये साइन है, कहने का अर्थ है कि जो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि बड़ा जो है हम इधर लेंगे और छोटा जो है इधर आएगा। क्लियर? कहने का अर्थ है कि आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम इधर रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम इधर रिप्रेजेंट करेंगे। जिधर तीर लग रहा है उधर ऑलवेज छोटा होगा और जिधर मुंह खोले हुए है वो बिग होगा। तो यहां पे क्या हम बताएंगे कि कभी भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तो कभी भी साइन को ऐसा नहीं कीजिएगा कि दो साइड कभी मूव नहीं कीजिएगा। ऑलवेज अरेंज द मैथमेटिकल साइन इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब देखिए कि इस प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से मैथमेटिकल साइन के तहत अरेंज करते हैं। प्लस ये आपको बता देना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द अरेंजमेंट के क्रम में यदि कोई किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करता हो तो आप अपने स्तर पे संबंध स्थापित करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। क्लियर? तो देखिए, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लक्ष्मी जो है मीनू से आयु में बड़ी है। कौन बड़ी है? लक्ष्मी बड़ी है। तो हम यहाँ पे लक्ष्मी आयु में मीनू से बड़ी है तो हम लिख सकते हैं कि लक्ष्मी इज ग्रेटर देन मीनू। लक्ष्मी आयु में मीनू से बड़ी है तो हम क्या लिख दिए? लक्ष्मी इज ग्रेटर देन मीनू। और लीला मीनू से बड़ी है। लीला जो है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लीला जो है तो इस इक्वेशन में वो रिलेट नहीं कर रहा है, इसके लिए आप सेपरेट एक इक्वेशन ले लीजिए। क्या लिखा गया कि लीला जो है, लीला जो है वह लीला जो है मीनू से बड़ी है। तो लीला जो है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। इस एक मिनट इसको इस प्रकार से कर ले, ज्यादा बढ़िया होगा। हम पूरा नाम न लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कर देते हैं। क्या है? प्लस कुछ कोड करना पड़ेगा क्योंकि लॉ से लता और लक्ष्मी दो आ रहा है और लीला भी आ रही है, तो थोड़ा सा कोडिंग में परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे कर दिए कि लक्ष्मी LASH कर दिए शॉर्ट फॉर्म में। लक्ष्मी जो है मीनू से आयु में बड़ी है, यहाँ पे मीनू कर दिए। लीला जो है मीनू से बड़ी है। लीला जो है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। लीला क्या है? लीला इज ग्रेटर देन मीनू बट शॉर्टर देन लक्ष्मी। तो एक काम हम कर सकते हैं कि लीला को यहां पे भी डाल सकते हैं। लीला को हमने यहां पे डाल दिया, लीला को यहां पे डाल दिया। देखिए, लक्ष्मी जो है मीनू से बड़ी है, लक्ष्मी मीनू से बड़ी है। और लीला जो है मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। बट लक्ष्मी से छोटी है, इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मी इज ग्रेटर देन लीला, लीला इज ग्रेटर देन मीनू। और लता मीनू और हरि दोनों से छोटी है। लता जो है, लता के बारे में बताया जा रहा है कि मीनू एंड हरि, मीनू और हरि, लता जो है मीनू और हरि दोनों से छोटी है। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मीनू और हरि में कौन छोटा है या बड़ा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि लता जो है वो मीनू और हरि दोनों से, लता मीनू और हरि दोनों से छोटी है। किंतु
हरी मीनू से, किंतु हरी मीनू से छोटा है। अब क्लियर हो जाता है कि हरी मीनू से छोटा है, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, हरी कर देते हैं, और हरी से छोटा कौन हो गया, लता। इस स्थिति में लता जो है मीनू और हरी दोनों से छोटी हो जा रही है। तो हमारा जो है प्रश्न कहा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन है, लता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। लेटर की ये सीरीज दी गई है, और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि लेटर सीरीज जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंशिएशन फैक्टर पे आधारित होते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अंतरों के कारक पे आधारित होते हैं, और इसके लिए आपको अल्फाबेटिकल वैल्यू पे कमांड होना चाहिए। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको अल्फाबेटिकल वैल्यू, कंसेप्ट ऑफ अपोजिट लेटर, इन सारे तथ्यों पे कमांड होना चाहिए, तभी आप स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, देखिए कि हम कह सकते हैं कि ये पहला ए है, ए से यहां पे क्या किया गया, ए है, यहां से बी कर दिया गया। तो कह सकते हैं अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें हम लोग, ए एम एन, यहां पे कर दिया गया बी ओ पी एंड सी क्यू आर। क्लियर। तो क्या देख रहे हैं कि ए से अगर हम एक बढ़ा दें, कहने का अर्थ है कि जो हमारा पहला लेटर है +1 से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ए हो गया, ए से यहाँ पे बी हो गया, और बी से फिर हमने इंक्रीज कर दिया 1, तो सी हो गया। सेकेंड लेटर के बारे में हम देखते हैं कि सेकेंड लेटर में क्या हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे लेटर का मान भी आपको डाल देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो, बशर्ते हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि लेटर बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि लेटर पे आधारित होते हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज। इन पर आधारित प्रश्नों को यदि आप शीघ्रता एवं सटीकता के साथ हल करना चाहते हैं, इट इज कंपल्सरी यू हैव टू कमांड ऑन प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, कंसेप्ट ऑफ अपोजिट, तभी आप तेजी के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, प्रत्येक लेटर के ऊपर मैंने उनका अल्फाबेटिकल वैल्यू दिया, अर्थात वर्णमाला में जिस पोजीशन पे होते हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट किया, और ये कड़ी बनाई, कड़ी बनती है। इसमें क्या है कि एक कड़ी बनी है, बनाई गई है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए, यहाँ पे बी, सी। तो क्या देखा कि पहला लेटर जो है वो +1 से इंक्रीज कर रहा है। तो इस कड़ी में अगर हम 1 से इंक्रीज करा दें तो मेरा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमें समय बचाना है, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि यदि दिए गए प्रश्न में इनमें से कोई नहीं का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्न में अगर आप देख रहे हैं कि केवल एक ही ऑप्शन में डी नजर आ रहा है, तो आप आंख बंद करके उसको मार के ओके कर दीजिएगा। अन्य लेटर को, अन्य लेटर के कॉम्बिनेशन को, अन्य लेटर के संयोजन को देखकर अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि एग्जाम्स में एक एक पल की अहमियत होती है। तो यहां पे यह भी देखा जाता है कि आप जो है किसी खेत को अगर कहा जा रहा है कि जोतना है, तो आप आज बैल लेके जोत रहे हैं या ट्रैक्टर लेके जोत रहे हैं, ये देखा जाता है। तो एग्जाम्स इसलिए लिए जाते हैं क्यों, कैंडिडेट की मानसिक क्षमता का अवलोकन किया जाता है एग्जाम्स के द्वारा, और शार्प एंड जो कहने का अर्थ है कि वैसे कैंडिडेट का चयन किया जाता है जो कि किसी काम को त्वरित कर सके, शुद्धता एवं सटीकता दोनों के साथ। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, तो हम अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार से ऑप्शन मिल गया और आप देख रहे हैं कि डी केवल एक ही ऑप्शन में यानी किसी में है ही नहीं, तो अनावश्यक हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हम क्लियर कट ये आंसर बी मार सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन आपको कर देना चाहते हैं। सेकेंड लेटर का कॉम्बिनेशन क्या है, किस प्रकार से वो सेटअप किया गया है।
तो यहाँ पे 13, 13 दो 15, 15 दो 17, तो नेक्स्ट वन हमारा 19 हो जाएगा। अगला जो लेटर है क्या हम देख रहे हैं कि 14, 14 दो 16, 16 दो 18, तो कहने का अभिप्राय है कि हम कह सकते हैं जो सेकेंड लेटर है वो +2 से इंक्रीज कर रहा है। 13 दो 15 दो 17 दो 19 हम कर दिए, 19 नंबर लेटर एस। तीसरा लेटर का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो क्या है, ये N14, P16, R18, तो ये +2 से इंक्रीज कर रहा है, अर्थात मेरा तीसरा लेटर भी +2 से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो है 18 दो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर DST होगा। लेकिन हम यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको किया, लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस प्रकार से एक एक लेटर के कॉम्बिनेशंस को देखकर प्रॉब्लम बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा। डू नॉट ऑब्जर्व द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरी रिलेटिविटी ऑफ द एवरी लेटर, इसलिए कि आपको ऑप्शन में बचने का जगह है। अगर ऑप्शन में बचने का जगह है तो अनावश्यक समय बर्बाद ना करें, क्योंकि केवल ऑप्शन नंबर बी में ही डी फर्स्ट लेटर के रूप में, अन्य में है ही नहीं। तो आप अगर अन्य लेटर के कॉम्बिनेशन को न भी देखें और आंसर्स निकाल देते हैं तो वो सही होगा। लेकिन अगर नॉन ऑफ दीज रहे प्रश्न में, अगर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन डाल दिया जाए तो इस प्रकार की आंसर्स प्राप्त करने की कोशिश ना करेंगे। वहां पे आपको प्रत्येक लेटर के कॉम्बिनेशंस को देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आंसर्स देना होगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 या कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है, और यहां पे आपको बता देना चाहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन फैक्टर पे आधारित है, प्रतिस्थापन के कारक पर आधारित है। यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कोई भी जब प्रश्न दिए जाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हम लोग क्लू स्टेप कहते हैं, दैट इज द आपको एक हिंट दिया जाता है और उस क्लू स्टेप का ऑब्जर्वेशन करते हुए प्रॉब्लमेटिक स्टेप अर्थात प्रासंगिक स्टेप में जो दिया गया शब्द है उसके अभिष्ट कोड का हमें निर्धारण करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि एक कोड भाषा में ग्लॉसरी को 975333562 लिखा जाता है और जियोग्राफी को 91596840 लिखा जाता है, तो जियोलॉजी को इसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा इस बात का आपको निर्धारण करना है। यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि प्रासनिक शब्द का निर्माण, ये जो हम शब्द देख रहे हैं इसको हम कह सकते हैं प्रासनिक शब्द, यही प्रासनिक शब्द है। यहाँ पे हमको जियोलॉजी का कोड ज्ञात करना है, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक स्टेप है। और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये क्लू स्टेप है, दैट इज द हिंट आपको दिया गया है। आपको पहले ये समझना है कि आखिर ग्लॉसरी और जियोग्राफी को किस प्रकार से कोड किया गया है और उसके बाद हमें जियोलॉजी को कोड करना है उसी नियम के तहत। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम बताना चाहेंगे कि यदि प्रासनिक शब्द का निर्माण, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यदि प्रासनिक शब्द का निर्माण क्लू वर्ड के लेटर से किया गया हो, आप यहाँ पे देखिए कि जियोलॉजी जो वर्ड है वो ग्लॉसरी एंड जियोग्राफी के लेटर के द्वारा निर्मित है। सब्स्टिट्यूशन फैक्टर पे आधारित प्रश्न का ये जो है पहचानने का ये तरीका है। यहाँ पे देखिएगा यदि प्रासनिक शब्द, ये प्रासनिक शब्द है, यदि प्रासनिक शब्द का निर्माण क्लू वर्ड के लेटर के द्वारा किया गया हो, प्लस आप और देखिए क्लू लेटर में, क्लू वर्ड में कुछ लेटर कॉमन है और उसके लिए कॉमन कोड का प्रयोग किया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं SS है, यहाँ 33 किया गया। यहाँ पे आप देखिए कि G है, यहाँ पे भी G है, दोनों जगह ही 99 किया गया। तो इसका अभिप्राय है कि यहाँ पे प्रत्येक लेटर का एक अपना पर्टिकुलर कोड है। यहाँ पे डिफरेंस या इत्यादि पे नहीं है, बल्कि ये सब्स्टिट्यूशन फैक्टर पे आधारित है, प्रतिस्थापन के कारक पे आधारित है। और इसके पहचानने का तरीका सिंपल है कि यदि प्रासनिक शब्द का निर्माण क्लू वर्ड के लेटर से किया गया हो, आप देख रहे हैं कि जियोलॉजी जो शब्द का निर्माण किया गया है वो ग्लॉसरी एंड जियोग्राफी के लेटर से किया गया है, प्लस ग्लॉसरी एंड जियोग्राफी में बहुत सारे लेटर कॉमन हैं और उनके लिए पर्टिकुलरली कोई कॉमन कोड का प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ भी Y देखिए, यहाँ पे Y देखिए, दोनों जगह सेम वैल्यू है। इसका अभिप्राय है कि प्रत्येक लेटर का एक अपना कोड है,
उसी कोड को केवल सिंपल रख दिया गया है प्रतिस्थापित करते हुए। तो सबसे पहले तो देखिए जियोलॉजी को अगर ले रहे हैं तो जीओ, यहां पे भी देखिए जीओ, तो 915 तो आएगा ही मेरा, तो मेरा ये आंसर तो सीधे कट जाएगा। लेकिन अभी 3 उम्मीदवार खड़े हैं, अभी 3 दावेदार खड़े हैं, और हम डिसिमिलरिटी अगर मिल जाता तो तुरंत निकल जाते। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस प्रश्न में हमें अन्य लेटर के भी कॉम्बिनेशंस को, अन्य लेटर के भी कोड को देखना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकेंगे, क्योंकि 3 लेटर तो इसमें भी कॉमन है। तो 915 यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, 915 यहाँ पे भी देख रहे हैं, 915 यहाँ पे भी देख रहे हैं। अभी हम जियोलॉजी का कोड निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगले लेटर अगर एल पे विचार करते हैं तो एल का कोड हमारा क्या होता है, एल का कोड हमारा 7 होता है, और इस स्थिति में हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा दावेदार कौन कौन सा हो गया, ये दोनों दावेदार हो गया। और अब ऐसे जब दावेदार हो जाते हैं तो हम फिर एक एक लेटर के कॉम्बिनेशन पे, एक एक लेटर के कोड का ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास नहीं करेंगे। यहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि कैसे बचाव हो। तो आप क्या देखेंगे कि जहां डिसिमिलरिटीज है वहां पे आप हिट कीजिए, स्ट्राइक वहां पे कीजिए, या 5-9 को देखने का प्रयास नहीं कीजिए, अर्थात कहने करते और जी को देखने का प्रयास नहीं कीजिए, बल्कि आप वाई का जो लास्ट लेटर का कोड है वहां पे ऑब्जर्वेशन कीजिए। हम क्या देख रहे हैं कि वाई का कोड 2 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी। क्लियर? हमने बताया यदि दिए गए प्रश्न का निर्माण, यदि दिए गए प्रासनिक शब्द का निर्माण क्लू वर्ड के लेटर से किया गया हो, प्लस क्लू वर्ड में कुछ लेटर कॉमन हो और उनके लिए कॉमन कोड का प्रयोग किया गया हो, तो इसका अभिप्राय है कि यहाँ प्रत्येक लेटर का अपना एक विशिष्ट कोड है, अंकित कोड है, उसी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो सिंपल ही है कि जीईओ के लिए आपने देख लिया 915 तो आ ही जाएगा, और एल के लिए हमने क्या देखा, एल के लिए 7 लिया। लेकिन इस स्थिति में हमारा 2 उम्मीदवार था, 2 ऑप्शन हमारे सामने आ रहे थे, और जब 2 ऑप्शन आ गए जहां की आगे भी 759 कॉमन आपका जा रहा है, तो आप उस पॉइंट पे स्ट्राइक कीजिए जो डिसिमिलर है, वहां से निकलने का प्रयास कीजिए। तो हमने क्या दिखाया कि y का वैल्यूएशन 2 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इनवैलिड होगा, इसलिए हम आंसर बी पे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये डायरेक्शन सेंस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो डायरेक्शन सेंस पे आधारित है। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि डायरेक्शन सेंस पे आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको डायरेक्शनल मैप, कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट एंड विभिन्न फैक्टर्स जो होते हैं उस पे कमांड होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, अगर उत्तर जा रहा है तो क्लासरूम में बैठ के आप पूरब और पश्चिम देखिएगा कि किधर सन राइज किया है और उस तरह बनाइएगा तो नहीं होगा। सिंपल ही है, आप इस डायरेक्शनल मैप को किसी भी प्रकार का नक्शा आपने देखा होगा, चाहे वो आपके घर का नक्शा हो, आपके शहर का नक्शा हो, किसी भी प्रकार का आप जब मैप आपने देखा होगा तो देखा होगा कि मैप में किस प्रकार के जो है डायग्राम को रिप्रेजेंट किया गया होता है, जिसमें ऑलवेज अपर पे, जिसमें ऑलवेज अपर पे, एक मिनट, कट कर दें, अच्छे, हाँ, और इसको फिर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो आ रहा है 17 नंबर, हरा पे क्यों हो रहा है ऐसा, फिर देखते 19 आ जा रहा है। हाँ, आगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम बताना चाहेंगे कि 18 नंबर जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन सेंस पे आधारित है। तो डायरेक्शन सेंस पे आधारित किसी भी प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनल मैप, कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट इत्यादि पे कमांड होना चाहिए। तो आपने जैसा कि मैंने बताया किसी भी प्रकार का नक्शा आपने देखा होगा, चाहे वो आपके घर का नक्शा हो, चाहे आपके शहर का नक्शा हो, जिला का नक्शा हो, देश का नक्शा हो, विदेश का नक्शा हो, किसी भी प्रकार के मैप में आप ही किस प्रकार का एक डायग्राम देखा होगा
जिसमें कि अपर पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट को दर्शाया गया होता है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जब भी इस पर डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं तो इस प्रकार का नक्शा बना लेते हैं और बना के इसी पे घूमने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। सिंपल है कि किसी भी पॉइंट से आप दिमाग पे ये बात बैठा लीजिए, किसी भी पॉइंट से आप स्ट्रेट अगर अपवर्ड जा रहे हैं दैट इज आप नॉर्थ में जा रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर स्ट्रेट डाउनवर्ड जा रहे हैं दैट इज आप साउथ में जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट से आप स्ट्रेट लेफ्टवर्ड जा रहे हैं दैट इज वेस्ट में जा रहे हैं, एंड किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट राइटवर्ड जा रहे हैं दैट इज द आप ईस्ट में जा रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के नक्शा बना के प्रॉब्लम बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग पे ये रखे रहिएगा कि किसी भी पॉइंट से अगर हम अपवर्ड चलते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि हम उत्तर की ओर चल रहे हैं, किसी भी पॉइंट से अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं इसका अभिप्राय हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट से यदि हम लेफ्टवर्ड मूव कर रहे हैं स्ट्रेट दैट इज हम वेस्ट में जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट से अगर हम राइटवर्ड मूव करते हैं स्ट्रेट दैट इज हम ईस्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए, राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। किसी भी प्रश्न को बनाने के क्रम में एक स्टार्टिंग पोजीशन आप ले लीजिएगा, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब कहा जा रहा है कि राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। हमने जैसा कि बताया था कि किसी भी पॉइंट से हम स्ट्रेट अपवर्ड अगर चलते हैं दैट इज द हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया एंड एक अप्रोक्स डिस्टेंस रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये नहीं कि 15 मीटर ज्यादा कर दिए और 15 मीटर को ज्यादा दिखा दिए 20 मीटर को ही छोटा कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ये नहीं करना है कि 5 मीटर का लेंथ जो है ज्यादा हो गया 15 मीटर ही छोटा हो गया। आपको एक अप्रोक्स लेंथ लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे अगर अप्रोक्स लेंथ लेके आप नहीं चलेंगे, अनुपातिक लेंथ लेके नहीं चलेंगे, प्रोपोर्शनल लेंथ लेके नहीं चलेंगे तो आप प्रॉब्लम गलत कर बैठेंगे। इसलिए एक अप्रोक्स लेंथ लीजिएगा, क्योंकि आपको स्केल और इंच लेके नहीं बनाना है, एक अप्रोक्स लेंथ लेंगे। राम उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है। किसी भी पॉइंट से हमने बताया कि किसी भी पॉइंट से अगर आप अपवर्ड चलते हैं दैट इज आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो राम उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। क्लियर। अब देखिए अगला कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करें तो जब भी आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो राइटवर्ड मूव होगा, क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो दाईं ओर होगा और एंटी क्लॉक मूव करते हैं तो बायां होगा। कहने का अभिप्राय है अगर ये हो गया क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो दायां होगा, और अगर हम एंटी क्लॉक मूव करें तो हमारा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, बायां। क्लॉकवाइज फॉर राइट टर्न, एंटी क्लॉक फॉर लेफ्ट टर्न होता है, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। और अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, ऐसे तो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती कि आपको लेफ्ट एंड राइट दाईं और बाईं ओर मुड़ने का भी कंसेप्ट नहीं आता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिसे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक भी नहीं समझ आता है। तो उसके लिए हम क्या बताना चाहते हैं कि वहां पे आपको दिमाग पे रखना है चौहान्स राइट हैंड रूल्स ऑफ टर्न। क्या है राइट हैंड रूल्स ऑफ टर्न? आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। यहां पे चौहान्स राइट हैंड रूल ऑफ टर्न से हम आपको अवगत करा रहे हैं। चौहान्स राइट हैंड रूल ऑफ टर्न, चौहान्स राइट हैंड रूल ऑफ टर्न, राइट हैंड रूल ऑफ टर्न सिंपल है। देखिए ये राइट हैंड का नियम है, आपने फ्लेमिंग का वामहस्त नियम पढ़ा होगा, और यहां पे हम आपको राइट हैंड रूल ऑफ टर्न से अवगत करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका लिटिल फिंगर हो गया और ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग थंब कहेंगे, अंगूठा कहेंगे। क्लियर। इसको हम लोग अंगूठा कहेंगे, ये अंगूठा है और ये लिटिल फिंगर है। जब भी आपको दाईं ओर मुड़ना है, जब भी आपको दाईं ओर मुड़ना है, आप लिटिल फिंगर की ओर 90 डिग्री पर मुड़िएगा। यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि एवरी टर्न लेफ्ट और राइट इक्विवेलेंट ऑफ 90 डिग्री। यदि आपको एंगल मेंशन नहीं किया गया हो तो ये आपको मान के चलना है कि एवरी टर्न 90 डिग्री पे ही मूव करेंगे। तो सिंपल है कि हमने बताया कि जब भी आपको दाईं ओर मुड़ना है आप अपने लिटिल फिंगर की ओर मूव कर जाएं,
अगर लिटिल फिंगर की ओर मूव करते हैं तो लिटिल फिंगर की ओर अगर आप मूव करते हैं तो वो आपका लिटिल फिंगर की ओर मूव करते हैं तो वो राइट टर्न काउंट होगा, और थंब की ओर अगर मूव करते हैं तो आपका लेफ्ट टर्न होगा। अगर आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक समझ में आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि क्लॉक और एंटी क्लॉक भी समझ में नहीं आता है तो आप लिटिल फिंगर एंड थंब रूल को दिमाग में रखे रहिए। देखिए यहां से उत्तर की ओर हमने गया, अब हमें दाईं ओर मुड़ना है, तो हमारा लिटिल फिंगर किधर है, इधर, लिटिल फिंगर इधर है, थंब इधर है। अगर थंब की ओर मूव करते हैं 90 डिग्री पे तो लेफ्ट टर्न होगा, लिटिल फिंगर की ओर मूव करते हैं तो राइट टर्न होगा। क्या कहा जा रहा है, उत्तर की ओर 15 मीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 चलता है। यहां से हमें दाईं ओर मुड़ना है। आप गौर करें, लिटिल फिंगर इधर है और क्लॉकवाइज को अगर देखेंगे तो क्लॉकवाइज इधर है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि एंगल मेंशन नहीं किया गया हो तो ये अंडरस्टूड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि एवरी टर्न लेफ्ट और राइट इक्विवेलेंट ऑफ 90 डिग्री पे ही आपको मूव करना, अदरवाइज एंगल मेंशन किया जाएगा। तो उत्तर की ओर 15, उसके बाद हमने दाईं ओर मूव किया और दाईं ओर कितना चला, 20 चला। हमने ये भी आपको बताया था कि लेंथ जो है प्रोपोर्शनली बनाइएगा, अनुपातिक वे पे बनाइएगा, ये नहीं कि 20 मीटर ये आपको छोटा नजर आने लगे और 15 मीटर बड़ा हो, ऐसा नहीं। अगर ऐसा कीजिएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम में आप गलती कर बैठेंगे। तो हमने एक अनुपातिक वे पे 20 को थोड़ा बढ़ा दिया, अगर 15 इतना लिया है तो 20 इतना हो गया, बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, फिर पुनः हुआ दाईं ओर मुड़कर, फिर पुनः हुआ दाईं ओर मुड़कर हम ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हो रहा है कि कैंडिडेट अगर क्लॉक एंटी क्लॉक में कंफ्यूज कर रहा है तो अरे भाई सिंपल, आप देखिए ना, ऐसे जा रहे हैं। लिटिल फिंगर किधर है, लिटिल फिंगर आपका किधर है, नीचे, इसका अर्थ दाईं ओर मुड़ना है तो नीचे आ जाइए। ऐसे बेसिकली ये देखिएगा तो ये देखिए आपका ये क्लॉकवाइज है, इसी को कहते हैं, देखिए क्लॉकवाइज है। यहां से भी क्लॉकवाइज, ये मुड़ गए, ये हो गया, देखिए ये आपका क्लॉकवाइज। अगर बेसिक कंसेप्ट के थ्रू चलते हैं तो क्लॉकवाइज, और थंब रूल जो चौहान राइट हैंड रूल के आधार पर चलते हैं और दाईं ओर जाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमें नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करें, सिंपल है कि इस प्रकार से गए और आप यहाँ पे देखिए लिटिल फिंगर किधर, नीचे की ओर है, तो यहाँ से 90 डिग्री पे मूव कर जाइए। और कितना कहा जा रहा है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 चलता है तो ये 15 है, तो अप्रोक्स थोड़ा सा 15 से कम रहेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको फिर दाईं ओर मुड़कर 10 चला दिया, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 20 चलता है। तो यहां पे आपको बताना चाहेंगे कि सामने से आता हुआ कोई व्यक्ति यदि दाईं ओर मुड़ना चाहे तो आप उसे अपने बाईं ओर मोड़ दीजिएगा, और सामने से आता हुआ कोई व्यक्ति अगर बाईं ओर मुड़ना चाहे तो आप अपने दाईं ओर मुड़ दीजिएगा, बशर्ते वहां भी क्लॉक और एंटी क्लॉक ही फंक्शन करता है। तो हम ऐसे आ रहे हैं और दाईं ओर मुड़ना है तो क्या किए, ये क्लॉकवाइज हमने मोड़ दिया और 20 अर्थात सेम इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो अब फाइनली प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ये 10, तो इतना मेरा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ये टोटल कितना है, ये टोटल मेरा 15 है, और इतना अगर 10 है, ये 10 है, तो मेरा इतना 10 है। तो रेस्ट ऑफ ऑल इसकी जो बात करेंगे, क्योंकि अभी वो प्रारंभिक स्थान से इस दूरी पे है, तो ये दूरी हमारा क्या होगा, यह दूरी हमारा 5 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो सिलोजिज्म पे आधारित है, जिसे कि हम लोग न्याय कहते हैं। हमारा दिया गया दोनों ही स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, उसके आधार पे कौन सा निष्कर्ष निकलता है, इस बात का हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है, अवलोकन करना होता है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि दिए गए दोनों ही स्टेटमेंट आई ग्रुप से रिलेटेड है। लॉजिक में हम किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जारी करते हैं, लॉजिक स्टेटमेंट को 4 वर्गों में क्लासिफाइड करता है, 5 नहीं 4 वर्गों में। लॉजिक के अनुसार ए, ई, आई एंड ओ, लॉजिक के अनुसार हम कोई भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, दुनिया में किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं, तो तर्क शास्त्र के अनुसार जो है प्रत्येक दिए गए किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को लॉजिकली 4 ही वर्गों में वर्गीकृत किया गया होता है। ए, ई, आई, ओ। ए दैट इज द यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव,
आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। कहने करते कि पूर्णव्यापी सकारात्मक। यदि आप देख रहे हैं कि सभी और हैं, इसकी पहचान है सिंपल कि सभी और हैं से है रिलेटेड स्टेटमेंट, तो समझ जाइएगा ये ए ग्रुप का है। पूर्णव्यापी सकारात्मक किसको कहते हैं इंग्लिश में? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यदि आपका स्टेटमेंट नो नन नेवर से स्टार्ट करे, नो नन नेवर, कहने का अर्थ है कोई नहीं, एक भी नहीं, कभी नहीं, इससे स्टार्ट करे, कोई प्लस अगर नहीं से स्टार्ट होता हो तो समझ जाइएगा कि दिया गया स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव है। पूर्णव्यापी नकारात्मक 100% नेगेटिव, ये 100% अफर्मेटिव आप इसको कह सकते हैं, 100% अफर्मेटिव। ये आपका 100% नेगेटिव है। और दो स्टेटमेंट पर्टिकुलर ग्रुप के होते हैं, दो यूनिवर्सल ग्रुप के होते हैं, दो पर्टिकुलर ग्रुप के होते हैं। तो ये आपने देखा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो आई जो है इसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव ये जो है पर्टिकुलर अंशव्यापी सकारात्मक, इसका क्या पहचान है? अगर कुछ प्लस है से रिलेटेड अगर स्टेटमेंट आप देखें कुछ और सकारात्मक, तो समझ जाइएगा कि दिया गया स्टेटमेंट आई ग्रुप का है। और यहां पे क्या इसकी पहचान है? ओ का अभिप्राय होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, अंशव्यापी नकारात्मक। तो इसका पहचान है कि कुछ प्लस नहीं लगा रहे, सभी प्लस नहीं लगा रहे, हर एक प्लस नहीं लगा रहे, प्रत्येक प्लस नहीं लगा रहे। या धोखा नहीं कहिएगा कि प्रत्येक नहीं, सभी नहीं, सभी तो ऑल का क्वांटिटी है और नेगेटिव है, तो यूनिवर्सल क्यों नहीं माना जाएगा? तो आपको बता देना चाहते हैं कि ऑल नॉट, इच नॉट, एवरी नॉट, ऑल प्लस नॉट, इच प्लस नॉट, एवरी प्लस नॉट इज इक्वल टू सम नॉट होता है। ये बात हमेशा हमेशा के लिए दिमाग पे बैठा लीजिए कि पूर्णव्यापी नकारात्मक जो होता है 100% नेगेटिव जो होगा वो ऑलवेज नो नन नेवर नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं, कोई भी नहीं, कभी नहीं इत्यादि से स्टार्ट करेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? दिया गया दोनों ही स्टेटमेंट हमारा अंशव्यापी सकारात्मक है, क्योंकि कुछ देखिए कुछ से स्टार्ट किया है पे एंड किया, कुछ से स्टार्ट किया है पे एंड किया। इसका अभिप्राय है तो दिया गया स्टेटमेंट पर्टिकुलर नेगेटिव है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि निगमनात्मक अनुमान के नियमानुसार, डिडक्टिव इन्फ्रेंस के नियमानुसार, यदि दिए गए दोनों कथन पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो, डिडक्टिव इन्फ्रेंस के अनुसार, निगमनात्मक अनुमान के नियमानुसार यदि दिए गए दोनों ही कथन पर्टिकुलर नेगेटिव हो, तो ऐसे कथनों के आधार पे बेसिकली कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष जनरल वे पे निकाले नहीं जा सकते। सिंपल है कि आई प्लस आई का जनरल वे से कंक्लूजन डिराइव नहीं किया जा सकता, ये दिमाग पे बैठा लीजिएगा। क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो जितना भी टर्म है ये सब टर्म कहलाते हैं, ठीक ना? द वर्ड विच यूज्ड इन अ प्रोपोजिशन एज शब्द जो कि तर्कवाक्य में मौजूद होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्म। यहां भी जैसे सम है, कुर्सियां है, लकड़ी है, ये सब टर्म है। तो यहां पे क्या है कि आप क्या देख रहे हैं कि लकड़ी ये जो है कॉमन टर्म दोनों में है, जिसको कि लॉजिक में हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। सिंपली नियम कहता है, डिडक्टिव इन्फ्रेंस का नियम कहता है कि किसी भी तर्कसंगत निष्कर्ष की प्राप्ति के लिए मिडिल टर्म को कम से कम एक बार कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अन्यथा कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। यहां पे जो आपका मिडिल टर्म लकड़ी है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और कैसे हम समझते हैं कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? दैट इज द व्याप्त है। आप इसको रफ सेंस में कह सकते हैं कि पावर है या पावर नहीं है। शादी ब्याह होता होगा तो आपने देखा होगा कि एक अगुआ आता है। अगुआ क्या करता है कि लड़के और लड़की के बीच संबंध स्थापित कर देता है। अगर अगुआ पावरफुल है तो किसी भी प्रकार का शादी संपन्न कर लेगा, और अगुआ अगर पावरफुल नहीं है, मेडिएटर पावरफुल नहीं है, तो शादी संपन्न नहीं हो सकती। तो ठीक उसी प्रकार से जो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं वहां पे एक मिडिल टर्म होता है, दैट इज द मेडिएटर होता है, और मेडिएटर ही रेस्ट ऑफ टर्म को आपस में जोड़ता है, कंबाइंड करता है।
तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का सिंपल कंसेप्ट है दिमाग पे कि एस्ड, इब्ड, इंड, ऑप्ड। कहने का अभिप्राय है यदि दिया गया तर्कवाक्य ए श्रेणी का हो तो उसका केवल सब्जेक्ट पावरफुल रहेगा। आप डिस्ट्रीब्यूट सेंस पावरफुल समझिए। यदि तर्कवाक्य ई श्रेणी का हो, पूर्णव्यापी नकारात्मक हो, तो बी फॉर बोथ, उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों पावरफुल होगा। यदि तर्कवाक्य आई श्रेणी का हो तो एन फॉर नन, न उसका सब्जेक्ट न प्रेडिकेट कोई पावरफुल नहीं होगा। और यदि तर्कवाक्य ओ श्रेणी दैट इज द पर्टिकुलर नेगेटिव हो तो उसका केवल प्रेडिकेट पावरफुल होगा। अब यहां सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि यहां सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन है सर? तो सिंपल है कि यहां पे कुर्सी जो है ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये प्रेडिकेट है। यहां पे मेज जो है ये सब्जेक्ट है और ये लकड़ी प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की क्या पहचान है? तो जिसके विषय में सारी बात कही गई हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक ना। जिसके विषय में सारी बात कही गई हो वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो सब्जेक्ट की विशेषता को व्यक्त करता हो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। यह कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, किसके विषय में बात की जा रही है? कुर्सियां के विषय में बात की जा रही है। और उन कुर्सियों की विशेषता क्या है? वो लकड़ी की बनी हुई है। कुछ मेजें लकड़ी की बनी है। यहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है? मेजों के बारे में बात की जा रही है कि कुछ जो मेजें हैं वो लकड़ी की बनी है, तो मेज यहाँ हमारा सब्जेक्ट होगा। और मेज की विशेषता क्या है? तो लकड़ी से बनी है, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो सिंपल पहचानने का तरीका है कि पावर है या नहीं पावर है, इसको पहचानने का ही तरीका है कि एड, इव्ड, इंड, ऑप्ट पे अगर हमारा कमांड हो जाए तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन से तर्कवाक्य में कौन सा टर्म पावरफुल है। तो यदि दिया गया तर्कवाक्य ए श्रेणी का होगा तो उसमें केवल सब्जेक्ट के पास पावर रहेगा, दिमाग पर करिएगा। यदि ई श्रेणी का हो तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के पास पावर होगा। अगर आई श्रेणी का हो तो एन फॉर नन, न सब्जेक्ट न प्रेडिकेट कोई पावरफुल नहीं होगा। अगर वो है तो प्रेडिकेट। प्लस हमने ये बताया कि डिडक्टिव इन्फ्रेंस के नियमानुसार, मेडिएट इन्फ्रेंस के नियमान, मध्याश्रित अनुमान के नियमानुसार यदि दिए गए दोनों कथन अंशव्यापी सकारात्मक हो तो ऐसे कथनों के आधार पे कोई भी तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। यहाँ पे हमारा जो मेडिएटर है वो अनडिस है, क्योंकि हमने बताया था कि आई तर्कवाक्य का कोई भी टर्म पावरफुल नहीं होता, ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट कोई पावरफुल नहीं है। और नियम कहता है कि जो मेडिएटर है, जो आपका लकड़ी जो है मेडिएटर, उसको कम से कम किसी भी तर्कसंगत निष्कर्ष के लिए डिडक्टिव इन्फ्रेंस के नियमानुसार मिडिल टर्म को कम से कम एक बार पावरफुल होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया सिंपल वे पे कि अगर अगुआ पावरफुल नहीं है तो शादी संपन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जस्ट लाइक की जो लकड़ी आप देख रहे हैं ये अगुआ की भूमिका में निभा रहा है और ये पावरलेस है। अगर ये पावरलेस है तो कुर्सी और मेज को तो जुड़ने का कभी किसी कीमत पे सवाल नहीं है। अरे कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, सिंपल वे पे देखा जाए कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी है, तो कुछ कुर्सियां मेजें हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? आपने देखा कि कुछ कुर्सी लकड़ी की बनी है, ठीक है भाई, कुछ मेजें भी लकड़ी की बनी है, तो कुछ कुर्सियां मेजें हैं, ये तो संबंध स्थापित ही नहीं होगा। तो सिंपल कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से ये अंडा पार पार के बनाएंगे। ये अंडा जो है ये वेन डायग्राम होता है, ठीक ना। और वेन डायग्राम जो है सार्वभौम सत्य को दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। वेन डायग्राम जो है वो सार्वभौम जो सत्य है उस संबंधवाद को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, कुछ मेजें लकड़ी की बनी है, या यदि हम कह दें कुछ कुत्ते बाघ हैं, तो ऐसा सार्वभौम सत्य नहीं होता है, यहाँ पे माना जाता है। इसलिए सिलोजिज्म पे रिलेटेड जो हम प्रॉब्लम बनाएंगे हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि वेन डायग्राम से प्रॉब्लम बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, वरना आप गलत कर जाइएगा। सिंपल आपको देखना है कि यदि दिया गया दोनों ही स्टेटमेंट आई ग्रुप का है, इसके आधार पे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। रेस्ट टर्म जो आप देख रहे हैं कुर्सी और मेज, इसको जोड़ के कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अर्थात ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आफ्टर ऑल जो मेरा पहला निष्कर्ष आप देख रहे हैं कि सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती है, अरे सिंपल वे पे अगर गौर किया जाए तो आप जान रहे हैं कि सभी लकड़ी की चीजें जो बनी होती है कुर्सी नहीं होती है। हम साधारण वे पे अगर विचार करें तो किवाड़ियां लकड़ी की बनी होती है, दरवाजे लकड़ी की बनी होती है, टेबुलें लकड़ी की बनी होती है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं कि जितना भी जो भी चीज लकड़ी का बना हुआ देख लीजिए आप उसको कुर्सी या मेज कर दीजिएगा? ऐसा कैसे कर दीजिएगा? ये तो सिंपल प्रैक्टिकली नॉलेज अगर देखें, कॉमन सेंस पे अगर
भी अगर विचार करते हुए इस पर विचार किया जाए तो सिंपल आप जान रहे हैं कि दरवाजे भी लकड़ी की बनी होती है, खिड़कियां लकड़ी की बनी होती है, और भी बहुत सारी वस्तुएं लकड़ी की बनी होती है, क्रिकेट के बैट भी लकड़ी के बने होते हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि सभी लकड़ी की बनी जो भी चीज देखो भाई वो कुर्सी या मेज है? ये तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। तो इसको भी हम आंख बंद करके काट देंगे तो हम यहां कह सकते हैं दोनों में से कोई भी निष्कर्ष, यहां पे दोनों में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। नाइदर ऑफ कंक्लूजन फॉलो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, इसको आप कह सकते हैं नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, या फिर कह सकते हैं कि दोनों निष्कर्ष में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, अर्थात दोनों का दोनों ही निष्कर्ष हमारा गलत है। क्लियर? हमारा जो अगला प्रश्न है ये वेन डायग्राम पे आधारित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वेन डायग्राम की बात की थी। वेन डायग्राम इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेबलाइज्ड फैक्ट सराउंडिंग द आवर एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग कल्पना करके बनाने लगते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि वेन डायग्राम में किसी भी प्रकार की कोरी कल्पना नहीं कीजिएगा। हम जो सार्वभौम सत्य देखते हैं, वेन डायग्राम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेबलाइज्ड फैक्ट सराउंडिंग द आवर एनवायरनमेंट। हम जो स्थापित सत्य जानते हैं, जो स्थापित सत्य देखते हैं, उसके संबंधवाद को ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पे कोई भी कोरी कल्पना नहीं कीजिएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्तनपायी दिया गया है, दैट इज द मैमल, कुत्ता दिया गया है, चमगादड़ दिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि चमगादड़ को तो हम लोग जो है मैमल एंड जो है एबिस, पक्षी वर्ग और स्तनी प्राणी दोनों में रखते हैं बायोलॉजी में। लेकिन सवाल उत्पन्न होता है कि अगर उस प्रकार से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो वैसा हमको ऑप्शन ही नजर आने आ रहा है। और वो बायोलॉजी के क्लास में वैसी बातें हो सकती है कि हम चमगादड़ को पक्षी वर्ग में भी और स्तनी प्राणी में भी रखते हैं। ये मैमल स्तनपायी, दैट इज द जो भी प्राणी अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जनरली स्तन प्राणी की पहचान होती है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तथा बच्चा देते हैं, अंडा नहीं। ऐसे प्राणी जो बच्चे को दूध पिलाते हो, जिसमें स्तन पाया जाए, जो बच्चे उत्पन्न करते हो डायरेक्ट, वो स्तनपायी कहलाते हैं। तो कुत्ता, चमगादड़, कुत्ता में भी स्तन होता है, वो भी बच्चा देते हैं, और चमगादड़ भी बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। लेकिन इसके प्रॉपर्टी के आधार पे कि ये उड़ता है या पेड़ पे उड़ के जाता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, बायोलॉजी में क्या करते हैं कि चमगादड़ को पक्षी और स्तनी दोनों वर्गों में रखा जाता है। क्योंकि ये बच्चा देता है, ये अंडा नहीं देता। कबूतर अंडा देता है, अन्य पक्षी बच्चे अंडा देते हैं, लेकिन चमगादड़ कभी अंडा नहीं देता, चमगादड़ डायरेक्ट बच्चा देता है, इसलिए उसको हम लोग स्तनी वर्ग में रखते हैं। तो हमें स्तनपायी कुत्ता और चमगादड़ की पारस्परिक संबंध को कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को हमको देखना है। तो सिंपल है, हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है स्तनपायी हो गया। हमारा ये स्तनपायी हमने लिख दिया। और कुत्ता और चमगादड़ दो अलग चीज हैं, दो अलग प्राणी हैं, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा कुत्ता हो गया, ये हमारा चमगादड़ हो गया। कुत्ता और चमगादड़ एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी दोनों स्तनपायी प्राणी के तहत आते हैं। तो इस स्थिति हमारा आंसर डी होगा, क्योंकि अदरवाइज कोई भी डायग्राम अगर हम लेने का प्रयास करें तो संभव नहीं है। मान लिया जाए आपने कहा था कि यहाँ पे स्तनपायी रख दीजिए सर, यहाँ पे कुत्ता रख दीजिए, तो क्या चमगादड़ उससे अलग है? कहने का अर्थ है कि आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी स्तनपायी चमगादड़ नहीं है, कोई भी चमगादड़ स्तनपायी नहीं है, तो ये तो संभव ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सर यहाँ पे रख दीजिए स्तनपायी, यहाँ पे कुत्ता रख दीजिए, चमगादड़ रख दीजिए, तो ये तो सही बात है भाई, कोई कुत्ता चमगादड़ नहीं है, कोई चमगादड़ कुत्ता नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ ही स्तनपायी कुत्ता है, कुछ ही कुत्ता स्तनपायी है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ कुत्ता, यहाँ पे अगर हम कुत्ता रखें, यहाँ पे अगर हम कुत्ता रख दें या चमगादड़ रख दें, तो आपके कहने का सेंस है कि कुछ कुत्ता ही स्तनपायी होते हैं। ऐसा कहीं होता है? सारे के सारे कुत्ते स्तनपायी होते हैं? तो ये भी नहीं हो सकता। और ये जो आप लेने का अगर प्रयास करते हैं कि स्तनपायी यहाँ रखिएगा, या कुत्ता रख दीजिएगा, चमगादड़ रख दीजिएगा, तो ये तो रिप्रेजेंट हो जाता है।
कि सारे के सारे कुत्ते, सारे के सारे चमगादड़ स्तनपायी हैं, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ कुत्ता रखते हैं तो क्या आप कहिएगा कि ऑल चमगादड़ कुत्ता है, सभी चमगादड़ कुत्ते हैं? ऐसा तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि सराउंडिंग है। इसमें आप ये देखिए, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया पटना, यहाँ पे हमने रख दिया पटना, यहाँ पे हमने रख दिया बिहार, और यहाँ पे रख दिया हमने इंडिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि पटना जो है बिहार में आता है, बिहार इंडिया में आता है। ये आप कह सकते हैं कि इंडिया, बिहार जो है इंडिया में आता है और पटना बिहार के अंतर्गत आता है। हम इसको क्या कह सकते हैं कि सारा का सारा पटना बिहार में है, लेकिन पूरा बिहार पटना नहीं है, बिहार का कुछ ही भाग पटना है। हम कह सकते हैं कि सारा का सारा बिहार इंडिया में है, लेकिन पूरा बिहार, सारा का सारा बिहार जो है इंडिया में है, लेकिन इंडिया, पूरे इंडिया बिहार नहीं है, बल्कि इतना ही इंडिया बिहार, इतना ही इंडिया बिहार, बिहार का जो अंश है इंडिया में इतना ही है, पूरा ये बिहार नहीं है, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आप जो ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? अगर यहाँ स्तनपायी रख दें, यहाँ पे कुत्ता रख दें या चमगादड़ रख दें, इसका बेस्ट रिलेशन कंडक्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको भी हमने काट दिया। और वेन डायग्राम का एक अपना पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है, हाउ टू रीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम, जिसके लिए अगर परिचर्चा किया जाए, अगर बात की जाए, तो इसके लिए कंप्लीट एक क्लास भी सफिशिएंट नहीं होगा। इसके लिए एक से ज्यादा क्लास देने होंगे स्पेशली वेन डायग्राम के लिए। या जो भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे डील किया, इन तमाम टॉपिक्स के लिए अगर बेसिक लेक्चर देखना हो तो इसके लिए आपको बेसिक लेक्चर देखना पड़ेगा, अगर विस्तृत इसकी जानकारी चाहते हैं तो। क्लियर? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।